नेटवर्क में आपको खुशामदीद। आज की हमारी ट्रांसमिशन में आप देख सकेंगे स्पोर्ट्स डेस्क, उसके साथ साथ फैशन डेस्क और म्यूजिक में आतिफ असलम हमारे साथ होंगे। इसके अलावा बनाना स्पेशल में आप देख सकेंगे बनाना कार्टून, जबकि भट्ट साहब के साथ होंगे कुछ खुसूसी मेहमान। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अब तक की अहम तरीन खबरों की, और सबसे पहले बात करेंगे हिना रब्बानी खैर की। कहने को वजीर दाखिला हिना रब्बानी खैर ने कहा है कि अमेरिका से आइंदा ताउन तहरीरी बुनियादों पर होगा और अमेरिका को बगैर बताए बंदे मारने की इजाजत नहीं होगी, बताकर जो भी काम है तहरीरी शक्ल में। बात करते हैं पेंटागन के बयान पर। पेंटागन के तर्जमान का कहना है कि पाकिस्तान के बंदों को मार के उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये हमारा स्टाइल है, बंदे मारो लेकिन पार्टनरशिप तो मजबूत है ना, दोस्ती तो सलामत है हमारी। क्या हुआ कुछ बंदे मर गए तो? और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहां पर डॉक्टर्स भी हड़ताल करते हैं। कैंची और तौलिया तो मरीज के पेट में भूल ही जाया करते थे, लेकिन जाली वैक्सीनेशन कैंपेन्स के जरिए उसामा बिन लादेन को पकड़वाने की भी कोशिश की। लेकिन जहां उसूल की बात आती है वहां कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मरीज देखेंगे प्राइवेट क्लिनिक्स में बस। वजीर आजम का कहना है कि अगर मुश्किल वक्त आया तो आवाम के पास जाएंगे, क्योंकि अच्छे वक्त का तस्वुर तो हमारे होते हुए तो हराम है भाई। और फकीरों के पोशीदा मसाइल उजागर करने में लाला अपनी मिसाल आप है। चलकर देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। ओवर टीवी लाला। ये आज हम बात कर लेंगे पाकिस्तान में जो सुलगता हुआ मसला है वो है गदागरी। गदागरी से ये बहुत नुकसान है, मुल्क बदनाम हो जाता है, लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ये जो लोग मांगने लगते हैं, जो फकीर जो है इतने सारे कराची के अंदर जो आ जाते हैं यहाँ मांगने के लिए, आज हम उन पे बात कर लेंगे। बाबा क्या हाल है आपका? ठीक है बेटा। अच्छा, आप ये जो काम करते हैं हुकूमत का सर्टिफिकेट आपके पास है क्या? हुकूमत क्या, कुछ नहीं, गरीब का तो वैल्यू ही नहीं है। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो सच सच बात आज बता देंगे, आपके दिल से क्या निकलता है? भाई सबका भला होवे, नहीं देवे उसका ही भला, देवे उसका ही। बाबा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा बाबा, ये बताइए कि जो आपका जो पैसा है, जो आप काम कर रहे हैं, इसमें नए आने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई मैं क्या पैगाम देना चाहूँगा, ये कोई सही काम नहीं है, हम मजबूर होके कर रहे हैं भाई। नहीं, हमने तो सुना है कि जो ये काम करते हैं उनका तो पीछे जो है बड़ा बड़ा बंगले और कारें और उनका बड़ा बड़ा ऐसा उसका जिंदगी जो है वो खुश खर्रम गुजर रहा है। नहीं, हमारा कुछ नहीं है भाई, हम फुटपाथ पे रहते हैं। आया बाबा, आपसे कुछ पूछ लूंगा मैं। बाबा एकदम सुन मालूम हो रहा है, कोई मसला है, उनके साथ परेशानी है। ओए ये तो पैरों पे खड़ा हो गया, ये तो भाग रहे हैं बाबा। ओ बाबा मेरा बात तो सुन दे, तो भाग गया क्या? अच्छा आप जो कर रहे हैं ये क्या है? ये सही नहीं है। तो फिर आपको काम करना चाहिए। काम हमारे को मिलता नहीं है ना, हम काम करते हैं। नाज़रीन, ये सबसे बड़ा इस मुल्क का जो है वो बदनसीबी है कि लोगों को जो है वो काम नहीं करने देते, तभी वो बेचारे ऐसा मजबूर हो के सड़कों पे मांगना शुरू कर देते हैं। भाई आपसे एक सवाल करना है, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। अच्छा भाई, ये बता दे, ये जो फकीर जो है ये क्यों मांगते हैं पैसे? जरूरत होती है उन्हें पैसे मांगने की। अच्छा, तो आप ये काम क्यों नहीं छोड़ देते? क्या हो गया मियाँ? आप पैसा नहीं मांगते हैं? कौन हो भाई तुम? नाज़रीन, मेरे ख्याल से गलत आदमी से पूछ लिया, हम कहीं और से बात कर लेते। आए मेरे साथ। अच्छा बाबा, आप मुझे ये बता दें, आपको पेंशन जो है वो रिटायर तो आप हो चुके हैं ना, आपको पेंशन बाकायदगी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है भाई, हमारे कुछ नहीं मिल रहा है। कोई सुनता तो ये हाल थोड़े होते। हुकूमत हुकूमत हुकूमत, खुदा के कसम सुन लो, बाबा को रिटायरमेंट दे दिया है, उसके बाद इसका पेंशन नहीं दे रहे। ये कैसे चलेगा ऐसा मुल्क? बाबा आपको लगता है देर हो रहा है? अरे मेरे भाई, 1 रुपए का 20 किलो आटा खाया, कौड़ी एक खाने की कौड़ी 1 किलो मिलती थी। अच्छा ये नाज़रीन, बाबा से हमने बड़ा अच्छा बात कर लिया। क्या आप बाबा को जो है वो डर हो रहा है, उसका ड्राइवर उसको लेने आ गया है, ये उसके साथ चला जाएगा। और नाज़रीन, जाने से पहले ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत को इन लोगों का भी ख्याल रख लेना चाहिए ताकि इन लोगों का मुसीबतें दूर हो जाए। कैमरा में मांगने वाले के साथ लाला फकीराबाद। और माजी में रीच सिर्फ मदारी के साथ होता था, लेकिन अब उसने गाना गाना भी शुरू कर दिया। तफसीलात जानने के लिए चलते हैं BNN म्यूजिक। मुझसे कहे एक जल परी
वाली बच्ची वेलकम टू BNN गाइस। और आज मैं आपको वेलकम कर रहा हूं अपने न्यूज के जो चैनल है इसमें एक म्यूजिक का हमने सेगमेंट शुरू किया। फर्स्ट टाइम एवर किसी न्यूज चैनल पे सेगमेंट हो रहा है और आज मेरे साथ हमेशा की तरह बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते रहे हैं मेरे सेगमेंट में, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। जब बचपन में हम लोग छोटे थे, हमारे मोहल्ले में रीच नचाने वाला आता था, उसकी डुगडुगी पे जो सबसे ज्यादा तेज जो बच्चा नाचता था, आज मेरे साथ वो मेहमान है नौमान जावेद। शुक्रिया आपका। डुगडुगी पे तो नहीं नाचता था यार। अच्छा, किस पे नाचते थे? ढोल था पूरा उस रीच वाले के पास। अच्छा, ढोल था, ठीक है ढोल पे ठीक है। वैसे आमतौर पे जब किसी म्यूजिशियन को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो बंदा गाता है बताने के लिए कि भाई मैं सिंगर हूँ। मैं वॉरियर हूँ यार, वॉरियर हूँ मैं वॉरियर। वॉरियर हूँ। अच्छा, मैं गाने भी गाता। अभी रिसेंटली कुछ चैनल्स ने कुछ म्यूजिक शोज वगैरह किए थे। अच्छा, वो पता नहीं क्या उससे टैलेंट ढूंढ रहे थे पाकिस्तान से, तो आपको उन्होंने उसमें जो है एंकर बनाया था, तो कैसा लगा? इतनी इज्जत जूरी में मुझे लिया था क्योंकि पाकिस्तान में जो है आतिफ भाई आपको तो पता आप होते नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जूरी में ले लिया। एक मैं था तो मैंने पूरा उसको जूरी में किया था। अच्छा, देख रहे नए टैलेंट को, आपको पता है हम बड़ी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, आप खुद बड़े मतलब ठीक है, सही है। ये जो आपने ये दादी का जहेज अपना सारा मतलब वो कहने दीजिए, मेरी दादी के घर में भी मतलब इस तरह के वो चीजें बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। नाक में नकेल की कमी है, बाकी तो मतलब सब पूरा है। ये वॉरियर मेरी पहचान है आतिफ भाई, इससे मुझे पहचान रहे लोग। मैं वॉरियर हूँ। क्या वॉरियर? क्या ये गाना है? आपने मेरा नया ट्रैक सुना? नहीं सुना। सुना दे ना। उसके दो वर्जन है, क्लासिकल भी और एक नॉर्मल भी। उसका नॉर्मल इस तरह आता है, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना। ये इंडियन फिल्म के लिए मैं बनाया है। ये आप चल जाएगा सर, हिट है सर, हिट है। चल नहीं जाएगा सर, हिट है ये, डेफिनेट हिट है। और दूसरा वर्जन क्या था? दूसरा वर्जन मैं क्लासिकल में बनाया है। पाकिस्तान में भी हमें चीज़ें चलानी होती है, क्लासिकल वर्जन को ज़रा देखा, बड़ा मिस आता है इसको, मैंने बड़े मुश्किल से Fabulous singing, I must मैं तो say. कब से बता रहा हूँ सर, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मुझे पैसे अच्छा, ये बाल जो आपने ये हेयर स्टाइल अपना बनाया, कैसे ये क्या हो गया था? गिर गए थे ऊपर से? क्या हुआ? इंस्पिरेशन है वो जो रीच नचाता था। अच्छा, उसकी इंस्पिरेशन है सर। अच्छा, उसके भी यही होंगे। मैं वॉरियर हूँ, मैं ग्लैमर पे बिलीव नहीं करता। Okay guys, that's I think all from नौमान जावेद। और आखिर में obviously मैं आपको अपना एक ट्रैक सुनाऊंगा। सन्नों की आँख में एक नशा है, गालिब पे उसके दिल का निशा है। बच्चियों पर सन्नों की आँख में एक नशा है, गालिब पे उसके दिल का निशा है। That's all from this week. Stay tuned for more updates on BNN. मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू। अब बुलेटिन में वक्त हुआ है फिलहाल एक ब्रेक का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अमेरिका ने कहा है कि गैस पाइपलाइन मंसूबा पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए जैसे कि रेमंड डेविस, उसके अलावा ड्रोन हमले और ये चौकियों वगैरह पे हमले, ये बाकी चीज़ें छोड़ दे। वो वजीर दाखिला रहमान मलिक का कहना है कि माएँ अपने दहशतगर्द बच्चों को अपना दूध ना बख्शें। ऐसा ना कहें मलिक साहब, कहीं ऐसा ना हो कि उस लाइन में आप भी ना खड़े हो। बोल दिया। और अब थोड़ी बात करते हैं सदर पाकिस्तान की, जहां आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हालात से खौफजदा नहीं हूं, भुट्टो का रूहानी बेटा हूं। तो सर खतरा किसको है, रूहानियत को या जमहूरियत को? इमरान खान साहब का कहना है कि चोर चोर का एहतसाब नहीं कर सकता। ओ खान साहब, फिर तो हमें बंदे इंपोर्ट कराने पड़ जाएंगे एहतसाब के लिए। और नाज़रीन, अब बात करते हैं वीना मलिक के रीसेंट स्कैंडल पर, जो कि भारत के एक मैगजीन में उनकी कुछ तस्वीरें शाया हुई। बहरहाल इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या कहेंगे वीना की इस हरकत पर? देखिए जी, ये मल्क की बदनामी हमारे और आपके लिए है। ये जो पूरी ब्रिगेड है, इसके लिए बदनामी जैसा लफ्ज ही नहीं है, बल्कि ये लोग जब इकट्ठे होते हैं तो
ज्यादा मातबर वो होता है जिसके जितने कम कपड़े होते हैं। शेख साहब ठीक है, आपका अपना मौक़िफ़ है, बहरहाल जो भी है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी और पाकिस्तान की बदनामी तो हुई है इस पे। वीना को समझाया था मैंने कि वीना देखो, हिंदुस्तान जाकर कुछ ऐसा ना करना कि कल को मुझे मीडिया पर सफाई देनी पड़े। अच्छा शेख साहब, आप और आपका ईमान प्लीज सच सच बताइएगा, क्या ये असली तस्वीर है या नकली? तब आपसे बेहतर कौन जानता है? देखिए जी, ये तो आप मोहम्मद आसफ से पूछें, मुझे इस बात का क्या पता है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। मेरे ख्याल में आपसे बेहतर इस केस के बारे में कोई बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। और लेडी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शख्सियात को नहीं बल्कि इदारों को मजबूत किया है और आजकल हम PIA को मजबूत कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत मजबूत कर देंगे हम इसको। वजीर इत्तलात और लेडी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि मुल्क की सलामती पर कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बुरा वक्त आ गया तो 15-20 ड्रोन तो मैं करके निकल लूंगी। और अब वक्त हुआ है बनाना फैशन डेस्क जाने का। और चल के देखते हैं वहां पे कि इस दफा किसकी ग्रूमिंग की जा रही है। आज मैं उदास हूँ। आज मेरे वो नहीं आए ना, मेरे फैशन गेस्ट। मजाक कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है बाबाए उर्दू की लुगत की किताब आफ्ताब इकबाल। आफ्ताबी कैसे हो कुकू? मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे मेरी बात को इंटरप्शन नहीं दो। अच्छा, बेहुदा बात, कैसे बेहुदा हो? हरकत। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन एक इस्लाह करना चाहता हूँ कि ये जिस मैदान कारजार में आपने मुझे यक्को तन्हा खड़ा किया हुआ है, ये गलतुल आम है। हालांकि कोई भी फैशन शो या टॉक शो एक ऐसी कुर्सी पे होना चाहिए जहां मैं कम से कम ऐसे करके बैठ सकूं, और अगर ऐसे करके बैठ ना सकूं तो मेरे हाथ में कम से कम एक तख्ती और हाथ में पेन जरूर होना चाहिए। उस कोने में एक खातून बैठी होनी चाहिए। लेट मी कम टू माय क्वेश्चन ना। अच्छा, तुम इतने बड़े एंकर हो, मेरे फेवरेट एंकर हो, पंजाबी में जुगते मारते हो तुम बैठ के। बड़ी खुशी होती है जब कोई तारीफ करता है। तुमसे एक सवाल करूंगा। तुम ये बताओ कि तुम मतलब इतने जो चमकीले कलर्स पहनते हो, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करते हो, तुम सिलेक्शन कैसे करते हो ये सब? मैं जो सिलेक्शन करता हूँ वो मौके और मुनासिबत की लिहाज से होती है। जैसे कि बसंत के मौके पे मैं पीले कपड़े पहनता हूँ। ख़ास तौर पे मेरे जो दोस्त रफ़्का हैं, उनकी बेटियों की, बहनों की, बाजियों की जब शादियां होती हैं तो मेहंदी के दिन मैं पीला कपड़े पहन के जाता हूँ। हालांकि पीले कपड़े ज़्यादातर लड़की वाले पहनते हैं। ख़ास तौर पर देखिए जैसे एड्स डे गुजरा है तो उसके हिसाब से मैं लाल रंग का कुर्ता पहनता हूँ। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, तुम्हारा दिमाग बहुत सियाना है, तुम बहुत सियाने कौवे की तरह ऊपर बैठे हुए। शर्मिंदा ना करे। ये बताओ कि तुम इतनी तारीखें, इतनी ज्यादा तारीखें कैसे याद कर लेते हो? मैं जब छोटा था तो अब्बू मुझे जबरदस्ती किताबें पढ़ाया करते थे, बल्कि बाज़ औक़ात में किताबों का नशा करता था। जिस तरह बाज़ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के नशे लग जाते हैं, वो सारी जो किताबों के अल्फाज थे अब वो मुझे अज़बर है मुझे वो सारे अज़बर है मुझे ये इनको सारी किताबें अज़गर है। तुम्हें बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत सीखने को मिला। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग के साथ फिर रहूंगा। मोशन से डाले दीजिए। और अब चलते हैं बनाना कार्टून के पास और देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या बना रहे हैं। ओवर टू यू। और बुलेटिन में वक्त हुआ है फिलहाल एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
गुज़िश्ता और हालिया दौर का तकाबली जायजा लेने के लिए चलते हैं भगत सिंह के पास और देखते हैं उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट। कुड़ियों वालों चीज मंडी दी ले जाओ। ख़वातीनो हज़रात, आज भगत सिंह आपको उस दौर और इस दौर का तकाबली जायजा बताएगा आफ्टर अ लिटिल नैप। ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होता था। ये उस दौर की बात है जब डाकों की बजाय हॉकी हमारा कौमी खेल होता था। और ये उस दौर की बात है जब प्रिंसेस एनी की बजाय मलका तरन्नुम होती थी। और ये उस दौर की बात है जब जामशेद खान इस बात से लाइल्म था कि नो बॉल कराने के क्या नुकसान हो सकते हैं। और भाईजान के उस दौर की बात है जब नजम सेठी अंकल सरगम के नाम से टीवी पे आता था। और ये उस दौर की बात है जब उमर शरीफ की बजाय नीलाम घर में तारक अजीज दो औरतों के साथ आता था। और ये उस दौर की बात है जब इस स्विच में लाइट आती थी। और ये उस दौर की बात है मेरे भाई कि जब समीउल्लाह से कलीमुल्लाह तक का सफर ट्रेन चंद सातों में तय करती थी। और जब बड़े बूढ़े बिजली जाने को अच्छा शगुन मानते थे। और जब इंसान की बजाय सिर्फ प्रेशर कुकर फटा करते। और ये उस दौर की बात है जब वारिस बेग और वकार यूनुस की तस्वीर फर्क बताने के लिए छपा करती थी। जब नौजवान की मुट्ठी में की बजाय पान मसाला होता था। और जब अवाम मुल्क की हालात पर इतनी बेफिक्र और मुतमईन होती थी जैसे आजकल हमारे वजीर दाखिला रहमान मलिक साहब हैं। और ये उस दौर की बात है जब खाला फिरदौस आशिक अवाम साहिबा नुसरत फतेह अली खान साहब के पीछे कवाली किया करती थी। मैं जाना जोगी दे नाल। और ये उस दौर की बात है जब फिल्म स्टार आसिफ ने एक फिल्म में बच्चों के सदर का किरदार अदा किया। उस रोल के पैसे उसको बहुत कम मिले और उसका बदला वो आज असली सदर बन के ले रहा है। ये सब उसी दौर की बातें हैं मेरे बहनों और भाइयों और बुजुर्गों। कोई मकसद नहीं था इनका, मैंने सोचा आपको बता दूं। भगत सिंह पाकिस्तान। और खबरों के सिलसिले को यहीं पे रोकेंगे और चलेंगे बनाना स्पोर्ट्स डेस्क की तरफ। बनाना आई में आप देख सकेंगे मिर्जा इकबाल बेग का तजिया। अस्सलाम वालेकुम। जब फातिमा सलीम और याया हुसैनी, उसके अलावा वहीद कट्टी और माजिद भट्टी अगर बॉल को उछाल के इंट्रो दे सकते हैं तो मिर्ज़ा इकबाल बेग क्यों नहीं दे सकता। बहरहाल तमाम नाजरीन, तमाम शायकीन को मेरी तरफ से सलाम। और आज की जो हमारे मेहमान हैं मैं उनके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए चेयरमैन हालिया दिनों में इनको सिलेक्ट किया गया है। जी हाँ, इनको आप मलंग भी कह सकते हैं। काफ़ी मलंग तबीयत आदमी है, मलंग मलंग लगते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि काफ़ी बोंगे तरह के लगते हैं। बहरहाल ये हर किसी का अपना अपना एक ख्याल होता है। बहरहाल आप इनसे इंटरव्यू में आप देख लीजिएगा कि मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात सही हो। वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं और मेहमान से आपका तारुफ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़का अशरफ साहब। वालेकुम सलाम माजिद भट्टी साहब। माजिद भट्टी साहब जी सॉरी। वालेकुम सलाम मिर्जा इकबाल बेग साहब। अच्छा देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बहरहाल अच्छा, इनसे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। ज़का अशरफ साहब ये बताइए कि एक चेयरमैन एजाज भट्ट भी था, एक चेयरमैन जो है वो ज़का अशरफ भी है, तो आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? एजाज भट्ट साहब का मसला ये था कि ही वॉज वेरी अटैकिंग, तो वो कमाई के खिलाफ थे। देखिए, आपने किसी भी चीज़ को ठीक करना है, आप बैंकिंग को ठीक कर दे, तनख्वाहें सारी बैंकों से आती है। बैंकिंग में ये चीज़ हमने पढ़ी है, इंटरेस्ट। अच्छा, एजाज भट्ट साहब इंटरेस्ट के अगेंस्ट थे, वो खिलाड़ियों को कमाई नहीं करने देते थे। मेरा ये कानून होगा इंशाल्लाह कि मैं उनसे कहूँगा भाई आप अपनी कमाई करें, जितनी कमाई करनी है वो आपकी, इंटरेस्ट इधर कर दें, कमाई आपकी होगी। अच्छा, इंटरेस्ट इधर, बाकी आपकी। हाँ इंशाल्लाह ऐसे करेंगे, वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आप भी दुआ करें, आप तो माशाल्लाह हमारी ये दुआ है। बहरहाल आपसे एक छोटी सी गुजारिश भी है कि थोड़ा जल्दी बोलें, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता कि मेरे सामने कोई इंसान काफ़ी धीमा धीमा बात करे। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये किया जा रहा है कि आपने अभी कुर्सी संभाल लिया और यकीनन एजाज भट्ट की तरह आप इस कुर्सी से चिपक जाएंगे अगले 4-5 साल के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों की दोस्ती जो है वो डायरेक्ट जाके सदर आसिफ अली जरदारी से मिलती है। तो अच्छा, ये बताएं कि आपके पास क्या प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को में, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को आप किस तरह से रिफॉर्म्स उसमें लाएंगे? देखिए, हमारे बेसिकली मैं 3 टास्क लेके आया हूँ। 3 टास्क लेके आए?
एक तो ये है कि हमने पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में वापस लानी है। पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान में ही वापस लानी है। जी, वो असल में हमारे ग्राउंड खाली पड़े तो उस वजह से क्रिकेट वापस लानी है। दूसरा, ग्राउंड में इतनी बड़ी घास हो गई वहाँ पे, तो यकीन करें ये 12 सा लगने लग गए हैं। जी, असल में इसका थोड़ा सा एक ज़रूरी पहलू भी है। वो ये कि आप देखें अभी ग्राउंड में अभी तो हमने फिलहाल गोडियाँ करानी शुरू कर दी हैं। गोडियाँ? जी, उसके बाद जब इंशाल्लाह मिट्टी नरम हो जाएगी तो हम इस पे एक दंगल अरेंज कराएंगे। कबड्डी का? जी, वो नहीं, कबड्डी अलग चीज़ है, मैं दंगल की बात कर रहा हूँ। दंगल से जो ये होगा कि ज़रा ये मिट्टी जो है ना, उसके शुरू के गोडी के जो 3-4 दिन होते हैं वो बड़े टफ होते हैं। घास एक दफ़ा जम जाए, पकड़ ले तो उसके बाद हम उसमें इंशाल्लाह जो है, हमने दावत तो दे दी है बंगालियों को, तो बंगाली इंशाल्लाह आके उसमें मैच खेलेंगे। अब बंगालियों को मैच दिलाने के 2-3 फायदे हैं। एक तो ये कि मैच पूरा खेलते हैं वो, दूसरा ये कि मैच के बाद ग्राउंड भी साफ करके जाते हैं। अच्छा, उससे जो 2-4 दफ़ा ग्राउंड गर्म हो जाएंगे, पकड़ आ जाएगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम बाकियों को भी दावतें दे देंगे। बस कीजिए, मुझसे इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता है बोंगे इंसान। अच्छा, बहरहाल आज के लिए मेरे ख्याल से ये काफी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपको या अगली दफा इंशाल्लाह आपको दोबारा मेहमान बुलाएंगे और आपसे बात जरूर की जाएगी। वन लास्ट थिंग, ये क्रिकेट का जो ड्यूरेशन है बहुत लंबा है। मैं समझता हूँ क्रिकेट को छोटा करके 1 दिन या 2-3 घंटे का होना चाहिए। 2-3 घंटे का? हाँ, क्रिकेट को छोटा करें। आप लोग भी, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे साहब ही, आप भी इस पे देखें और हम भी गौर करते हैं इंशाल्लाह। पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो देखेंगे, सोचेंगे, आपको दोबारा भी लग नहीं रहा, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा भी आपको यहाँ पे बुलाएंगे, आपसे बातें करेंगे। ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। बहरहाल इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और मेहमान के साथ मिर्जा इकबाल भी आपके सामने होगा। अब इजाजत दीजिए, वक्त हुआ है सेंट्रल स्टूडियो जाने। बजाने हाथ की कोई खास जरूरत नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, BNN के सेंट्रल स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं, जहाँ से हमारा मकसद ये होता है कि हम बर्निंग इशू पे बात करें, चाहे वो वीला मलिक का इशू हो या हमारी खुद मुख्तारी का इशू हो। फिलहाल हमें लगता है कि मामला खुद मुख्तारी का ज़्यादा अहम है, उस पर बात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम क्या सोचती है, हमारे सियासतदान क्या सोचते हैं, सहाफ़ी क्या लिखते हैं उसके ऊपर, और हमारे बहुत सारे लोग जो हैं उसके ऊपर बड़े मिले जुले उनके तासुरात हैं। मगर इंपॉर्टेंट ये है कि हम उनसे पूछा जाए कि आखिर ये नेटो के हमले कब तक हम पे होते रहेंगे और हमारा स्ट्रॉन्ग जवाब क्या है। उनको वो माफ़ी भी नहीं मांगते हमसे, मसला कहाँ तक है, कहाँ तक जाएगा, ये पूछेंगे। आज हमारे मेहमान बहुत अहम लोग हमारे साथ मौजूद है। फौजिया वहाब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। देखो चंदा, सबसे पहले तो मुझे इस बात की काफ़ी खुशी हुई कि तुम काफ़ी मैच्योर सहाफ़ी बन चुके हो, अपनी उम्र से बड़े बड़े सवाल कर लेते हो। जहाँ तक तुम्हारे सवाल का ताल्लुक है, मैं ये कहूँगी कि ये जाड़ा पाकिस्तान के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। जी हाँ, ये जो इस दफ़ा का जाड़ा हमारे लिए अजाब से कम नहीं है। जिनको हम दोस्त समझते रहे वो हमारे आस्तीन के सांप निकले हैं। वो अब हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यही स्पिरिट चाहिए आपका, अवाम भी यही चाहती है। उनके साथ बड़े अहम हमारे सहाफ़ी, बहुत सीनियर सहाफ़ी, और बड़ा खुल के लिखते हैं, बड़ा लाउड बोलते हैं। हसन निसार साहब, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए स्टूडियो में। छोटे बबल गम खाओगे? अब ये मत कहना कि छोड़ो यार, छोटों को कौन पूछे। दूध पानी में हो या पानी दूध में, जो भी हो, होना खालिस चाहिए। अशरफियों से लेके जाली नोटों तक और कड़क नोटों तक हर एक ने अपने हिस्से का ईद मुबारक लिखा है। खैर, बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे भी दावत दी है। आपसे पूछेंगे बाजा आप साथ अपने क्यों लाए हैं, वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन मेरे एक और मेहमान है, बहुत अहम है, डिफेंस के ऊपर काफ़ी नॉलेज रखते हैं और बातचीत बड़ी अच्छी करते हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या हमने जवाब ठीक दिया है, आप उनको लगता है कि अभी भी कोई झोल बाकी है। मैं बात कर रहा हूँ ज़ाहिद अहमद साहब, आपका शुक्रिया, आप हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। आपका शुक्रिया, हमारे साथ हैं आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब, आपने मुझे चांस दिया बोलने का। अरे अफसोस की बात है, एक तरफ से तुमने बाजे वाले को बिठाया हुआ है और एक तरफ इस जैद बावले को बुलाने की क्या जरूरत थी? व्हाट नॉनसेंस, ये मेरा जरिया माश है। नहीं हसन निसार साहब, आपके कॉलम्स तो सबको पता है, आप जिस तरह लिखते हैं, ये लाने का मकसद क्या है स्टूडियो में? और मेरी मत मारी गई है। पिछले 62-63 सालों से कौम को मैं ये बता रहा हूं, वो बता, कभी कलम से लिखता हूं, अब तो कलम भी टूट गया। अब मैं गा के लोगों को उनके चेहरे बताऊंगा। ना दिन दिन्ना, ना दिन दिन्ना, ना दिन दिन्ना, तक तथैया तक तथैया तक तक तथैया तक तथैया, ना दिन दिन्ना तक। ये हसन निसार साहब मेरे ख्याल में बड़े गुस्से में। मैं फौजिया वहाब साहब आपसे शुरू करता हूँ।
ये क्या वजह है, लोगों ने आपको इतने वोट डाले हैं, लोग आपके हक में हैं, ये 2 इश्यूज आपसे हैंडल नहीं होते? कौन से इश्यूज, क्या हैंडल नहीं होता? अरे कम बखत मारे, क्या तू मुल्क को नजर लगाएगा क्या? सब कुछ तो ठीक है यहाँ पे, इतनी अच्छी मईशत है, इतने खूबसूरत प्यारे खूबरू सदर हैं और इतने मासूम से वजीर आजम है। निगोड़ा क्या हो गया तुझे? क्या आप भी बहुत गुस्से में? आज मैं हसन निसार साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। ये हमारी कौमी गैरत को क्या हुआ है? ये कहाँ गई हमारी कौमी गैरत? ओ कौन सी गैरत? ओ काय की अहमियत? और किसकी गैरत? ओ गैरत हवा में होती है। देखना इस बार भी हमने इन्हीं को वोट देने हैं, इन्हीं को दोबारा मुंतखब कर देना है। और इस बार भी हमारी मर गई गैरत। ओ गैरत कहाँ से आती है? ओ गैरत इसको कहते हैं बिज्जू बावरा, नाम सुना है ना? जी, कोई बिज्जू म्यूजिशियन बावरा, मेरी बात सुनो। इलियास काने का भतीजा है, जानती हो? नहीं, टारगेट किलर नहीं है, मेरी बिज्जू बात- बावरा कुछ बजाते जी। बिज्जू बावरा ने तानसेन को डांट दिया था। ये बड़ी पुरानी और गहरी बात बता रहा हूँ आज आपको, ये तारीख का एक हिस्सा है, आप इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। और बिज्जू बावरा ने तानसेन को जब डांटा है तो 3 दिन तक उसने गैरत के लिए, 3 दिन तक, कैन यू इमेजिन, 3 दिन तक उसने गाने से इनकार कर दिया था। और ये होती है गैरत। और कुछ नहीं तो इस तानसेन से ही सीख लो। ये लो, दा दिन दिन ना दा दिन दिन ना दा दिन दिन ना दा ना दा दिन दिन ना तगड़ा 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 दा दिन ता 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 हसन साहब, हसन साहब आपका हुलिया है, बजाने वाला है, लेकिन आप बड़े अच्छे लिखारी हैं, आप उसी पर हैं तो बेहतर है। वो अब मेरा जरिया माश है, आपको 3 दफा मैंने बता दी है, आपकी समझ नहीं आती बात। फिर मैं जाहिद अहमद साहब, लेट मी ड्रैग यू इन। आप बताइएगा कि आप भी दिल बर्दाश्ता हैं या आपके पास कोई उम्मीद है? आप समझते हैं नौजवान आपको ही बड़ा फॉलो करते हैं, कोई उम्मीद नजर आती है आपको? देखिए, डीमोरलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है कौम के अंदर। इस वक्त हम लोगों को सबको मोटिवेट करना पड़ेगा। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि इस वक्त हम जख्मी शेर की तरह हैं। दुश्मन ताज़ा ताज़ा हमला हम पे करके गया और वो हमें देख रहा है, हम उसको घूर रहे हैं, वो हमें घूर रहा है। इस वक्त हम घूरा घूरी के अंदर हैं, हमें चाहिए कि हम दुश्मन पर अटैक करें। इसके लिए हमारी क़यादत हमारे साथ दे। हमारे मुल्क में क्या नहीं है खालिद, आप सबको मालूम होना चाहिए। हसीन पहाड़ें, वादियाँ, पर्वतों की शहजादियाँ पूछती हैं कब बनोगी तुम दुल्हन, मैं पढ़ो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आपके पास सब कुछ है इस मुल्क के अंदर, सिर्फ आपको मोटिवेशन चाहिए। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या गाया है, किस खूबसूरती से इस लाल टोपी वाले ने। ओहो, आप एक काम कीजिएगा, आप मेरे पास आइए, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा बाकायदा, कितने साज होते हैं, कितने सुर होते हैं, आपको सुरों का पता चले। क्या बहुत अच्छे भाई, बहुत भाई अच्छे। लाल टोपी, बहुत तू अच्छे। तो बहुत अच्छा गाता है भाई। वाह वाह, बड़ा नटखट स्टाइल है तेरा। और शागिर्दी में लेता हूँ, बोलता हूँ टीवी पे, शागिर्दी में लेता हूँ तुझे, शागिर्द होगा तू उनको मेरा। कंप्लीट करने दें। जी ऐसा देखिए फौजिया बीबी, मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि आप खुदा का वास्ता इस इनकलाबी टोपी का ख्याल कीजिए, कुछ इसका मजाक मत उड़ाइए। दिस इज नॉट अ जोक। फिर अच्छा क्विक ब्रेक है, वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि सालमियत के ऊपर और क्या क्या चीज़ें खतरा है। जी फौज साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप क्या समझती हैं सियासी क़यादत की तरफ से वो आपको रद्द अमल नजर आया जो आना चाहिए था? देखो चंदा, मैं ये समझती हूँ कि सियासी क़यादत की तरफ से काफ़ी शदीद रद्द अमल था। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारी सियासी क़यादत से अमेरिका बहुत डरता है। और सदर साहब का गुस्सा तो अल्लाह माफ़ करे, मैंने इस इंसान को देखा है बहुत ही, क्योंकि ऐवान सदर में हमारे साथ होते हैं, अच्छा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन इसको गुस्सा आया, यकीन करो उस दिन दीवारें हिलना शुरू हो जाती है। अमेरिका को इस बात का इल्म था कि अगर सदर जरदारी को गुस्सा आ गया तो वो तो गए। सदर साहब ने ओबामा को फोन किया, उसने नहीं उठाया, उसके घर पे फोन किया, वो नंबर भी उसने नहीं उठाया। आखिरकार सदर साहब जो है वो फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने एक कागज उठाया, उस पर लानत भेजी, अपने यूं हाथ रख के यूं ड्राइंग पूरा ये लानत वाला छापा उस पे, उसको जो है फैक्स कर दिया अमेरिका। मंसूर इजाज को नहीं, पहली लानत उन्होंने इसी पर हाथ भेजा था फैक्स के जरिए। उसके बाद वो जब ओबामा ने पढ़ा तो ओबामा के तो पसीने छूट गए। उसने कहा है अब क्या होगा, इसको कैसे मनाएंगे। ओबामा और दूर भागे, ओबामा तो करीब ना आए।
खान साहब ने एक और पन्ना पकड़ा, उस पे जो है लानत बनाई और वो उस कलमुए मंसूर इजाज को दिया कि जाके तू ओबामा को दे। उस पे आप लोगों ने इतने इशू खड़े कर दिए, अल्लाह माफ करे। पता नहीं क्या होगा इस मुल्क का अगर ऐसी कौम और अवाम होगी तो। फेयर इनफ, आप लंबाइयाँ बहुत करती हैं। मैं हसन निसार साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप ये देखते हैं नून लीग अदालत ले गई इस मामले को, ठीक किया नून लीग ने, बड़ी चार्ज अप नजर आती है वो। आप समझते हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा? अभी तो मेमो गेट लेके गए हैं और कल को ये भाटी गेट भी ले जाएंगे और ये सारे मिले हुए हैं। पिछले 4 साल से यही नून लीग ये इस हुकूमत, इस करप्ट हुकूमत का साथ देती रही है और अब इन्हें गो जरदारी गो याद आ गया और पहले कहां मरे हुए थे ये लोग। एक बात बता दूं मैं खालिद और डोरे खालिद, एक बात कान खोल के सुन ले सर, कान खोल के सुन। एक बात कान खोल के सुन ले कि अब ना सिर्फ गो जरदारी गो होगा बल्कि अब मियाँ साहब जान दो साड़ी बारी जान दो भी होगा, क्योंकि इमरान खान नामी सितारा अब उफक पर तुलू हो चुका है और नौजवान उसे सपोर्ट करते हैं। कोई उसे वोट ना दे या दे ये अलग बात है, लेकिन अब इनकी बारी है, अब इनके नाम का डंका बजने वाला है और अब इन पे राग भैरवी का 8वां अंतरा उसकी आमद होने वाली है। सर ये और क्या और वो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो नहीं सर, बात समझ आ गई। शुक्रिया बीबी पजीराए का शुक्रिया। हसन निसार साहब बात सुनिए सर, प्लीज। अब उनके नाम का डंका बजने को है, बजने को है। लोग सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, बुरा लगता है। म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं है और नॉनसेंस, सारी रियासत में पानी फेर दिया। सर ये म्यूजिक प्रोग्राम नहीं है, कर रही थी सीरियस इशू पे बात करें, बर्निंग इशू है सर। कोई कल की बात करें, आपने सारी रियासत मेरी खाक में मिला दी। सर ये म्यूजिकल प्रोग्राम नहीं है, मुझे जाहिद हामिद साहब को भी वक्त दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जाहिद हामिद साहब आप क्या देखते हैं, ये नेटो का हमला होता है, मेमो गेट का इशू बनता है, ये इशू लीड किस तरफ कर रहा है, आप क्या समझते हैं कहाँ लेके जा रहा है इशू? देखिए इशारों की जबान तो मुझे बहरहाल नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इस वक्त हम बहुत ज्यादा सीसा पलाई हुई दीवार की तरह हैं। यकीन कीजिए इस मुल्क को सिर्फ एक शख्स इस बहरान से निकाल सकता है, वो खूबसूरत भी है, स्मार्ट भी है, मेरी तरह भी है। यकीन कीजिए मैं ही हूँ वो मैं ही हूँ। आपको शायद यकीन ना आए, वो मैं ही हूँ, खुदा की कसम मैं ही हूँ। मेरे पास ऐसा एक प्लान है कि इस मुल्क को हम बड़े आराम से निकाल लेंगे इस तारीख से। सोवियत यूनियन ने जब हमसे टकराया था तो वो समझ रहा था कि शायद हम नेस्त नाबूद हो जाएंगे, लेकिन आज सोवियत यूनियन कहाँ खड़ा है। मेरे पास भी एक प्लान है। खालिद जरा गौर कीजिएगा इस प्लान के ऊपर, ये कोई आम प्लान नहीं है, बिल्कुल भी याद रखिएगा। जब मैं इब्ने कीरा, इब्ने बतूता, इब्ने इलिया के मज़ार पे तबलचा बजाया करता था उस दौर में, तो एक दिन मैंने उनको जहर घोट के पिला दिया, सब उस वक्त दुनिया पानी से कूच करके चले गए। और मैंने उस वक्त नक्शा चुराया, बहरे अरब में एक जगह बहुत सारा खजाना पड़ा, बताऊंगा नहीं कहाँ है, बहरे अरब में है। अगर आप मुझे वजीर आजम चूज कर लेते हैं, कौम सारी एक हो जाती है, लाल टोपियां पहनना शुरू कर देती है, सारे अच्छे लोग हमारे साथ आ जाते हैं, बिल्कुल हम इस कौम को एक इनकलाब बर्पा कर देंगे, याद रखिएगा। और हमारे पास एक तलवार भी है, बताऊंगा नहीं कहाँ रखी हुई है, संदूक में पड़ी है घर पे, बताऊंगा नहीं कौन सी संदूक में, उससे हम ये इनकलाब बर्पा करेंगे, याद रखिएगा। और इस वक्त हमारे मुल्क में जो जरूरत है वो इस बात की है कि सब एक हो जाए, फिर आप लाल टोपी का इनकलाब देखिएगा। आप आज मजाक उड़ाइए फौजिया बीबी, लेकिन याद रखिएगा बस। जी फेयर एनफ जाहिद हामिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हसन निसार साहब, सवाल बहुत है, टाइम वक्त कम है मेरे पास, बहुत छोटा सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आप ये समझते हैं कि इशू क्या चल रहा है आपको पता है? वो इशू है वीना मलिक, आप कहाँ की बातें लेके आ गए हैं, वो ये इशू है, इसको डिस्कस करो। आपके मुल्क का नाम बिगाड़ती फिर रही है एक औरत। वो मजा तो तब है कि हम भी उनकी दोशीजा को बुला के जो है वो उसके बाजू पे लिख दें, उसके बाजू पे टैटू बनाएं। सर किस दोशीजा की बात हो रही है सर? मैं लता की बात कर रहा हूँ, लता की खूबरू दोशीजा, उनकी खूबरू दोशीजा की बात कर रहा हूँ। सर आप गुस्से में आ गए, हद होती है। देखिए मैं समझती हूँ कि बात यह है कि हमने, हमारी हुकूमत ने भी इस पे एक्शन लेने का सोचा है। ये सीरियस मामला है या नहीं, एक और डिबेट है, मगर आप लोगों ने एक्शन क्या लिया वो बता दीजिए। देखिए रहमान मलिक साहब का बयान रिकॉर्ड पे है, उन्होंने पहले कहा कि देखें कि हो सकता है कि ये फेक तस्वीरें हों, तो उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से पूरी रात जो है उन्होंने उसकी स्क्रूटनी की है, मुशाहिदा किया है, ताकि उनको यकीन हो जाए कि ये असली है। अब वीना मलिक के खिलाफ ऑपरेशन होगा, जिस तरह नेटो के खिलाफ हमने ऑपरेशन किया है, उसी तर्ज का ऑपरेशन वीना मलिक के खिलाफ भी होगा।
फेयर मैं आप दोनों हजरात का बड़ा शुक्रिया। आप आज सारी अब भी मुतालबा करता हूँ, देखो लड़के मेरी बात सुनो, उनकी दोशीज़ा यहाँ पे आनी चाहिए, लता यहाँ पे आनी चाहिए, कोशिश करेंगे। हर हाल लता में, को लाया जाए, हर हाल में लाया जाए। लता को। Enough is enough। जी फिर बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल आप गुस्से में थे आज बहुत, कलम भी आपका अक्सर गुस्से में होता है, आज तो आप ज़्यादा ही कुछ आजकल गुस्से में। जाने से पहले अपने कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, राग भैरवी का रियाज आप पे लाजम है। ना दिन दिन ना ना दिन दिन क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं सर? प्लीज सर रुकिए ओए बगैरत 62 ना दिन दिन ना, ओए बगैरत 62। जी खातिन हज़रात, ये था आज का सैंडविच स्टूडियो। अगली दफ़ा दोबारा हाजिर होंगे, कोशिश करेंगे कोई बर्निंग इशू पे बात करें। और हमारे मेहमान आज काफ़ी जले हुए थे। बहरहाल नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे किसी बड़े इशू के साथ।